प्यारे बच्चों, मैं राकेश कोष्टी आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लास्ट तक वीडियोस को अवश्य देखें एवं वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम रेस्पिरेशन पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच क्या संबंध है। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया की विशेषताएं पढ़ेंगे और मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड्स है, उसका 1 मोल विघटित होता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ग्लूकोज के 1 मोल से 2 मोल पायरुविक एसिड्स के बनते हैं। अब पायरुविक एसिड का आगे विघटन होता है। यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रेजेंस ऑफ O2 में होता, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता, तो इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके एंड प्रोडक्ट्स के रूप में CO2, वाटर और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है या 673 किलो कैलोरीज के रूप में। इसके बाद पायरुविक एसिड का यदि साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की एब्सेंस में विघटन होता है, तो जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, उसके एंड प्रोडक्ट्स के रूप में हमें CO2 और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। साथ ही 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अर्थात 21 किलो कैलोरीज। आगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रियाविधि। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी जो श्वसन है वो जैव रासायनिक या जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। वैसे तो श्वसन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो मैनी स्टेप्स में होती है, साथ ही प्रेजेंस ऑफ मैनी एंजाइम्स यानी बहुत से एंजाइमों की उपस्थिति में होती है, और ये एंजाइम्स साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल होते हैं यानी उपलब्ध होते हैं। श्वसन का मेन उद्देश्य है यानी मेन एम है केमिकल बॉन्ड्स में बॉन्डेड एनर्जी को फ्री करना। आगे श्वसन की जो क्रियाएं हैं वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, जिससे हम शॉर्ट में EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेप आएगा क्रेब्स साइकिल, जिसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में ETS कहा जाता है। अब आगे ग्लाइकोलाइसिस क्रियाविधि। ग्लाइकोलाइसिस शब्द है वह ग्रीक भाषा के ग्लाइकिस और लिसिस शब्द से मिलकर बना है। ग्लाइकिस का अर्थ होता है स्वीटी अर्थात मीठे, सब्सटेंस अर्थात ग्लूकोज, और लिसिस का अर्थ होता है ब्रेकिंग अर्थात टूटना। इस तरह ग्लाइकोलाइसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी ग्लूकोज के अणुओं के टूटने की क्रियाविधि यानी विघटन होने की क्रियाविधि को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये क्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी एब्सेंस ऑफ O2। इस क्रिया पर जर्मन वैज्ञानिक एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पॉर्नास इन्होंने संयुक्त रूप से इस पर कार्य किया, इसलिए उनके सम्मान में इसे EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। इसे कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी कहा जाता है। चूंकि ये साइटोप्लाज्म में होती है,
इसलिए इसे हम साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन या साइटोसोल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज के 1 मोल के विघटन से 2 मोल 3 कार्बन कंपाउंड्स पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। अभी चूंकि ये जो क्रिया है वह विभिन्न स्टेप्स में होती है और विभिन्न एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है, तो सबसे पहला स्टेप आता है इसमें फास्फोराइलेशन यानी फास्फेटीकरण। इसके अंतर्गत फर्स्ट फास्फोराइलेशन यानी प्रथम फास्फेटीकरण, आइसोमेरिजेशन यानी समावयवीकरण और सेकंड फास्फोराइलेशन यानी द्वितीय फास्फेटीकरण, ये स्टेप्स आते हैं। फिर इसका जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट तो ये हुआ फास्फोराइलेशन, सेकंड स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर यानी 6 कार्बन परमाणु वाली शर्करा का टूटना। इसके अंतर्गत स्टेप्स आता है फॉर्मेशन ऑफ PgAl अर्थात फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। थर्ड स्टेप के अंतर्गत आता है फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज के विघटन से जो पायरुविक एसिड बनता है उसके निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड के बनने के बीच में कई इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, PEP फॉर्मेशन अर्थात फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और लास्ट में फिर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड अर्थात पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो अब हम इस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को एक आरेखित चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड्स रहता है, यह हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के बीच ATP ADP में विघटित होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में विघटित होता है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वह फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलता है। ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ATP को ADP में विघटित करते हुए अंत में ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहां पर PO4 लिखा, PO4 को शॉर्ट में फॉस्फेट कहा जाता है, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने के प्रक्रिया को हम फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर कहते हैं, यानी शर्करा का फास्फेटीकरण कहते हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 जो डाइफॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड अर्थात 3PGAl में कन्वर्ट होता है। ये 3PGAl आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पुनः डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGAl अर्थात 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये 3PGAl है वो आगे क्रिया में भाग लेता है, जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड अर्थात 1,3-डाई PGAl में कन्वर्ट होता है। ये 1,3-डाई PGAl एक हाइड्रोजन ग्राही यौगिक NAD को NADH2 में कन्वर्ट करता है। ये 1,3-डाई PGAl डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड अर्थात 1,3-डाई PGA में कन्वर्ट होता है। अब ये 1,3-डाई PG जो A रहता है वह ADP, यहां पर ADP ATP में कन्वर्ट होता है। ये 1,3-डाई PGA जो है वह फास्फो
ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGA अर्थात 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के ऊपर, जो एंजाइम्स रहते उनके अंत में एज लगा रहता है। तो जहां पर एज लगा है तो हम ये कहते हैं कि यहां पर ये एंजाइम्स है। तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी 2PGA में कन्वर्ट होगा। अब ये जो 2PGA है वह एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में बदलता है अर्थात 2PEP में बदलता है। अब ये 2 फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड है, ये पाइरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो 2PEP अंत में पाइरुविक एसिड में बदलता है। तो यहां पर पाइरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं। इस तरह से जो ग्लूकोज का एक अणु है, जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे अंत में पाइरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था तो इससे 3C कार्बन कंपाउंड बनता है यानी 3 दूनी 6 अणु बनते। तो यहां पर क्या होगा यानी 2 पाइरुविक एसिड बनता है यानी पाइरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं। तो यहां पर आपने शुरू से देखा कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने तक की जो प्रोसेस है उससे हम फास्फोराइलेशन ऑफ शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3PGL बनने की जो प्रक्रिया है वह स्प्लिटिंग ऑफ शुगर कहलाती है। अब 3PGAL से अंत में पाइरुविक एसिड के बनने तक की जो प्रोसेस है वो फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड कहलाती है। इस तरह से ये ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कंप्लीट होती है। अब इस ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंत में जो क्या क्या बनता है तो यहां पर क्या होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के विघटन से 2 मोल पाइरुविक एसिड के बनते हैं। साथ ही ATP के 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं। ATP के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर फास्फोराइलेशन में खर्च होते हैं। ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स का यहां पर लाभ होता है। NAD से NADH2 बनता है यानी NADH2 हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड्स है। ग्लूकोज में एनर्जी ATP और NADH2 के रूप में अणु में संचित रहती है। साथ ही इस क्रिया में ऑक्सीजन और CO2 की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया को समझा। आपसे निवेदन है, मैं पुनः बार बार निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।